Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started the first lesson of physics series, that is the laws of motion. Okay, laws of motion ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. In the last lecture we have completed the one of the concept that is a conservation of momentum. ठीक है, conservation of momentum क्या होता है, उसका एक्चुअली डेरिवेशन क्या है, क्या उसके अंदर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कवर किया है. चलो, सो नेक्स्ट बीट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, अब ये क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये अपने को यहाँ पर कवर अप करना है, देखेंगे. इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कब है या फिर कब होता है, ऐसा लॉज ऑफ मोशन के अंदर मेंशन अपने को करके दिया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, सो समझेंगे हम ये पॉइंट को कैसा है. लेट अस सी. ए पार्टिकल, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, उसका मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक पार्टिकल रहेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, कैन बी कंसिडर्ड इनटू द इक्विलिब्रियम. ठीक है, पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है. कब बोलेंगे? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर जीरो रहेगा तब. Okay, if the net external force on that particle will be equals to zero, then and then you can say that the particle or that object or that material is in equilibrium. ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टाइप का वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है या फिर जीरो है, तब हम क्या बोलेंगे, वो जो पार्टिकल है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है, रेस्ट के अंदर है, या फिर आप बोलोगे वो इक्विलिब्रियम के अंदर है. ठीक है, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या अपने को बताता है? फर्स्ट लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ के अंदर अपने पढ़ा था, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी अपने यहाँ से कंप्लीट किया है, जो कि गैलीलियो सर ने अपने को वहाँ पर बताया था. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ अपने को क्या बोलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, है ना. ओके, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करेगा. ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने वाला नहीं है. ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो जो बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल है, वो उसकी स्टेट कंटिन्यू करेगा. ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स हम जा करके नहीं लगाते थे तब तक. ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो क्या, या फिर आप कुछ सोच सकते हो क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कब होता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था. नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है दो केसेस के अंदर, दो स्टेट्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर या फिर एरिस्टोटल फैलेसी के अंदर भी कवर की थी. ठीक है, देखो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ऑब्जेक्ट जब मेरा रेस्ट में है. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है एंड ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है और जब ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? जीरो, है ना. जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है तो उसके ऊपर यूनिफॉर्म फोर्स होता है जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट मेरा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है, फ्रिक्शन कोई भी टाइप का नहीं है वहां पर, ऐसा हम अगर कंसिडर करें तो उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? जीरो होता है. लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो. लेकिन गैलीलियो सर ने बताया अपना उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जब कैरी फॉरवर्ड करता है उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. ठीक है, सो यहाँ पर भी मेरा इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो. मतलब ये दोनों भी स्टेट में मेरा पार्टिकल, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा मटेरियल कैसा है? इक्विलिब्रियम में है. ओके, सो इसी को ये दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है.
लेकिन इसके अंदर थोड़ा एग्जाम्पल दे करके अपने को इलेबोरेट करके यहाँ पर दिया है, देखेंगे क्या दिया है। देखो सपोज कोई बॉडी है, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर, एग्जाम्पल throwing of a ball on the wall। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर थ्रो कर रहा हूं, थ्रोइंग कर रहा हूं, किसका, बॉल में यहां पर थ्रो कर रहा हूं, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम बॉल को लेते हैं, वॉल के ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनिशियल फेज में फोर्स अप्लाई करना होगा, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं बॉल के ऊपर, F1 उसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं, ठीक है। F1 मेरे पास एक फोर्स है, that is exerted by me, okay, I am exerting the force on that ball, okay, so this force is exerting or yes exerted on the ball। F1 मेरा एक फोर्स रहेगा जो कि मैं खुद होके क्या करने वाला हूं, बॉल के ऊपर एक्सर्ट करने वाला हूं। अब बॉल के ऊपर जैसे ही आप फोर्स एक्सर्ट करोगे और बॉल के ऊपर जब आप उसको पुश करने वाले हो, फेंकने वाले हो, थ्रो करने वाले हो, सो बॉल क्या करेंगी, उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। ये अपन ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन। फिर से उसी बॉल के ऊपर वो जो वॉल रहने वाली है वो क्या करने वाली है, फोर्स अप्लाई करने वाली है, ठीक है। सो उस फोर्स को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, सपोज F2, ओके। सो F2 इज नथिंग बट दी एक्सर्टेड बाय दी वॉल ऑन दी बॉल, ठीक है। F2 क्या है, F2 मेरा ऐसा फोर्स है जो कि वॉल लगाने वाली है बॉल के ऊपर, है ना, और F1 मेरा ऐसा फोर्स है जो कि हम खुद होकर के क्या करेंगे, बॉल के ऊपर लगाने वाले हैं, ठीक है। अगर इन दोनों फोर्सेस को हम आमने सामने लिख देते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट बताना है, तो कैसा लिखेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा F1 इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्शन क्या रहेगा वॉल का, बॉल के ऊपर फोर्स लगाने का बैकवर्ड रहेगा, अपना डायरेक्शन फॉरवर्ड है, वॉल का डायरेक्शन बैकवर्ड है, तो साइन कौन सा, अपोजिट, दैट इज अ नेगेटिव। सो F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ऐसा रहेगा, ठीक है। मतलब F1 आपने फोर्स अप्लाई कर दिया और वॉल ने क्या किया, F2 फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, ये F1 है मेरा और F2 को इक्वल टू साइन के इधर लेता हूँ, ठीक है। इस इक्वल साइन के अगर इधर लेता हूँ मैं F2 को, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पता है अपने को, सिंपल मैथमेटिक्स। सो F1 F2 को इधर ले लो, सो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, सो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों फोर्सेस क्या होंगे मेरे, इक्वल है, मैग्नीट्यूड के अंदर अपोजिट है, डायरेक्शंस के अंदर कैंसिल भी करके मैं 0 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एडिशन करके यहाँ पर 0 लिखता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तभी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल या फिर जो भी आपका मटेरियल कंसिडर होने वाला है वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। चलो सो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। सो सपोज मैंने इसको क्या किया, ऐसे लिख दिया, F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू 0, दोनों फोर्सेस मेरे क्या रहने वाले हैं, 0 के बराबर रहने वाले हैं, 0 के ये इक्विवेलेंट होने वाले हैं, ठीक है। सो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, माइनस ऑफ F2 को इधर शिफ्ट किया, F1 प्लस F2 विल बी इक्वल्स टू 0, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो दोनों फोर्सेस को सम करेंगे तो वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब वो पार्टिकल या फिर वो ऑब्जेक्ट कैसा है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपके सामने एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हमें यहाँ पर कंसिडर करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, ज्योमेट्री के अंदर सुना है क्या, यस। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वर्ड हमने ज्योमेट्री के अंदर सुना है, जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हो आप, x, y और z, ये 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बेसिकली यूज होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। एक्सिस बोलते हो आप इसको, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर फोर्सेस को कंसिडर करना है। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज
मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट है और ये मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दिस इज x कोऑर्डिनेट, इसको मैं यहाँ पर y बोल सकता हूँ, ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया और ये मेरा z कोऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पर फोर्सेस के कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दैट दिस विल बी दी fx, f नीचे x है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और इधर मेरा f हो गया, ये fy इधर भी सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इधर fz ये भी आपने सबस्क्रिप्ट में कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो 3D मैनर के अंदर लगता है। ये मुझे आपको इसके पीछे का मोटो है मेरा आपको बताने का, ठीक है। सो fx, fy एंड fz आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी फोर्सेस। ये फोर्सेस के क्या है मेरे कंपोनेंट्स हैं, और f मेरा क्या है रिजल्टेंट है, f इज द रिजल्टेंट, fx, fy एंड fz आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी फोर्सेस, ठीक है। सो x के केस में आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स कंसिडर करने हैं 3, 1 2 3, y के केस में भी कंसिडर करना है 1 2 3, z के केस में भी कंसिडर करना है 1 2 3। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन क्या रहेगा? इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा अपने को इन तीनों के रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। चलो वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो इस डायग्राम को हम जब ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर y के 3 कंपोनेंट्स है, x के 3 कंपोनेंट है, z के 3 कंपोनेंट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स के लिए इक्वेशन यहाँ पर एक्सप्रेस कर देता हूँ आपके सामने। सो हियर विल बी द इक्वेशन दैट इज सो इक्वेशंस आर दैट f1x, ओके, f1x प्लस f2x प्लस f3x विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब x का एक कंपोनेंट, x का दूसरा कंपोनेंट, x का तीसरा कंपोनेंट, ये सिर्फ x के कंपोनेंट्स लेना है अपने को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर y के कंपोनेंट, थर्ड इक्वेशन के अंदर z के कंपोनेंट। सो इस तरीके से आपको इक्वेशन के कंपोनेंट लिख करके यहाँ पर ये आपको दिखाना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि टोटल फोर्स वहाँ पर जो मेरा नेट फोर्स रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, ओके। सो अनदर विल बी f1y प्लस f2y प्लस f3y विल बी इक्वल्स टू 0। 0 मतलब क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तब वो बॉडी, वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है? इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन कैन बी टेकन एज f1z प्लस f2z प्लस f3z विल बी इक्वल्स टू 0, ओके। सो दीज विल बी द इक्वेशंस, ये मेरे इक्वेशंस रहेंगे, इनको नाम भी आप दे सकते हो, दिस विल बी 1 2 एंड 3, ओके। सो ये 3 इक्वेशंस हो गए आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर, f1x, f2x, f3x, ठीक है। सो इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस हो गए। अगर मैं यहाँ पर ये कंसिडर करता हूँ f1x, f1y एंड f1z, ठीक है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि f1x है, f1y है और f1z है, तो ये क्या हो गए? किसके कंपोनेंट्स हो गए? ये मेरे, ये f1 फोर्स के कंपोनेंट हो गए, ओके। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द f1 फोर्स, ओके। f1 के ये क्या है? कंपोनेंट्स है, दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द f1 फोर्स। सो ये f1 फोर्स के मेरे कंपोनेंट्स है। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर f2 सेकेंड वाला, f2x, f2y, f2z, ओके। सो दीज विल बी कंपोनेंट्स ऑफ द f2 फोर्स। ये f2 फोर्स के क्या है? मेरे कंपोनेंट्स हैं, ओके। सो दीज विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ द f2 फोर्स, ओके। सो ये f2 फोर्स के कंपोनेंट्स हो चुके हैं। अब सेम थर्ड ये वाली हम रो यहाँ पर कंसिडर करेंगे, सॉरी कॉलम कंसिडर करेंगे। सो f3x, f3y, f3z, ओके। सो ये हम कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। सो दिस विल बी दी f3, ये f3 का मेरा क्या है? कंपोनेंट्स है। दीज विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ दी f3 फोर्स, f3 फोर्स के ये कंपोनेंट्स है। सो f1x, f1y, f1z, f2x, f2y, f2z एंड f3x, f3y, f3z, ये क्या है मेरे? f1, f2, f3 कंपोनेंट्स है। These will be the components or these are the, simply you can say that components are there, okay। so ये मेरे यहाँ पर क्या हो गए? सिंपली कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, क्रिस्प क्लियर था। फिर से देख लेते हमने यहाँ पर क्या देखा। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर ये पॉइंट देखा है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, कब होता है?
वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेने के बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। फिर हमने यहाँ से इक्वेशंस देखे कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के अंदर यहाँ पर इक्वेशंस किस तरीके से होते हैं, वो भी अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू सी हियर, दैट इज सम फोर्सेस इन द मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि अपने को यहाँ पर कवर करना है वो है मेरा फोर्सेस इन द मैकेनिक्स। ओके, नेक्स्ट फोर्स दैट इज फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ओके, सो फोर्सेस इन मैकेनिक्स ये अपने को यहाँ से कंसिडर करना है। ओके, सो फोर्सेस इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर काफ़ी फोर्सेस होते हैं। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की ये एक ब्रांच होती है, मैकेनिक्स नाम है उसका। उसके अंदर काफ़ी सारे फोर्सेस रहते हैं। ओके, काफ़ी सारे फोर्सेस होते हैं मैकेनिक्स इस ब्रांच के अंदर। सो हमने फोर्सेस का इंफॉर्मेशन पहले भी देखा रहेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पर फिर से रिपीट बोलो या फिर कुछ उसके अंदर एडिशनल पॉइंट्स भी हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ठीक है, चलो। सो फोर्स क्या है? फोर्स इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट द स्टेट साइज और शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड और मे बी चेंज। ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी के ऊपर, तब उसका स्टेट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, पता है आपको। अब फोर्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या फिर हम बोलेंगे इसका जो क्लासिफिकेशन है 2 टाइप्स के अंदर होता है। ओके, सो फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर देयर। ठीक है, पहले होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, और सेकेंड आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स। ओके, ये फोर्स का क्लासिफिकेशन होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस किन्हें कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस किन्हें कहते हैं, ये हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द फोर्स exerted on a body by making physical contact। ठीक है, देखो डेफिनेशन को समझो, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्सर्ट होते हैं। ओके, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट बना के। ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट, हाँ, फिजिकल कॉन्टैक्ट बना के जो फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होते हैं उन्हें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, मतलब दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होता है, तब उस फोर्स को क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। ओके, दैट फोर्सेस आर नोन एज दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इन फोर्सेस के एग्जाम्पल क्या क्या है? इन फोर्सेस के एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल सपोज दी टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन एक फोर्स है। अब ये टेंशन कौन सा है? अपने दिमाग में आने वाला टेंशन है क्या? नहीं, ये टेंशन फोर्स का नाम है। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग है, एक थ्रेड लिया है अपन ने, स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग के ऊपर अपन ने क्या किया है? स्ट्रिंग को ऊपर से बांध दिया है, उसके रिजिड सपोर्ट के ऊपर अपन ने कनेक्ट कर लिया है, और नीचे से अपन ने क्या किया? एक स्टोन लगा दिया। ठीक है, एक स्टोन लगा दिया और वो एक हेवी स्टोन है। अब वो स्टोन क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को नीचे पुल करेगा और वो जो स्ट्रिंग है उस स्टोन को ऊपर पुल करेंगी। ठीक है, सो ये नीचे पुल करेगा, वो ऊपर पुल करेंगी, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा? टेंशन डेवलप हो जाएगा। उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हो जाएगा, और वो टेंशन फोर्स क्या है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप है। ठीक है, तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से होने वाला फोर्स है, सो दिस विल बी अ टेंशन फोर्स। अनदर दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा अपन ने। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज मेरा वेट 70 kgs है, मैं 70 kgs क्या कर रहा हूँ? अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, अर्थ भी मेरे ऊपर क्या कर रही है? 70 kgs फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ।
ठीक है। सो मैं पॉजिटिव 70 kg अप्लाई करता हूं अर्थ के ऊपर और अर्थ मेरे ऊपर नेगेटिव 70 kg अप्लाई करती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये एग्जांपल है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। सो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद में कॉन्टैक्ट फोर्स और कौन सा है, कोलिजन, मतलब टकराना। कल अपन ने कंसिडर किया था यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब दो बॉडी जब टकराती है तो अब ये फिजिकल कांटेक्ट से टकराती है, तो ये कौन सा फोर्स है, ये मेरा कांटेक्ट फोर्स है। ओके, सो दिस विल बी अ कोलिजन, ठीक है। इसके बाद में अनदर फोर्स दैट इज अ सपोज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये भी एक फोर्स है। अब फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन तो दो बॉडी जब एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में फिजिकली आएंगी तभी अराइज होगा ना। ओके, सो तभी अराइज होने वाला है, तो ये फ्रिक्शन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ओके, सो दीज आर दी 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं हम। नॉन कांटेक्ट मतलब क्या, द फोर्सेस, इसका डिफिनेशन पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पर, द फोर्सेस experienced by the bodies without any physical contact, CONTACT। देखो ये डेफिनेशन है सिंपली शॉर्ट में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडीज, ठीक है। जो फोर्सेस यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है बॉडीज से, मतलब फोर्सेस यहाँ पर बॉडीज पे एक्सपीरियंस होने वाले हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी टाइप का वहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट के बिना ये फोर्सेस एक्सपीरियंस होने वाले हैं। ऐसे फोर्सेस का एग्जाम्पल क्या है, चलो इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट इज दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सपोज इट फ्रूट इज फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, कोई फ्रूट है वो ट्री से नीचे ही फॉल करेगा कि ऊपर जाएगा, नीचे ही फॉल करने वाला है, तो उस फ्रूट के अंदर और अर्थ के अंदर दोनों के अंदर फिजिकल कांटेक्ट से फोर्स डेवलप हुआ क्या, नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उस फ्रूट को डायरेक्टली नीचे यहाँ पर पुल आउट कर रहा है। सो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ये बात अलग है कि फ्रूट जाकर के सरफेस के ऊपर गिरेगा और फिर दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, लेकिन फोर्स तो पहले ही यहाँ पर जनरेट हो चुका था। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। दूसरा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। कैसे, अपन ने बचपन में एक एक्टिविटी की है, हम कोम्ब लेते थे कंघी और उसको बारीक बारीक पेपर पीसेस के पास लेकर के जाते थे, तो वो जो पेपर पीसेस हैं वो उस कोम्ब से अट्रैक्ट हो जाते थे। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कोम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पेपर पीसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अनलाइक पोल्स के अंदर, अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये भी क्या है, मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद में थर्ड एंड द लास्ट दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स भी ये क्या है, मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक आयन नीडल ले ली, सपोज मैंने, दिस इज आयन नीडल और ये मेरा मैग्नेट है, इसको अगर मैं इसके पास लेकर के जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। सो ये जो फोर्स अराइज हो रहा है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से ये फोर्स जो है उस आयन नीडल के ऊपर लगने वाला है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल मैग्नेटिक फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स है। इस तरीके से कुछ फोर्सेस हमने यहाँ पर पढ़े हैं मैकेनिक्स के अंदर, और एक पार्ट अपन ने यहाँ पर कवर किया दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।